हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का भी क्लास हमारा सेकेंड ईयर से रहेगा। सेकेंड ईयर में कोर्स 11 पर बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दिया जाए कि आपकी एग्जाम डेट शीट आ चुकी है। जो आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम है उनकी डेट शीट आ गई है। जो आपका बैक आ गया था, जिनका छूट गया था, रह गया था, तो उन एग्जाम की प्रिपरेशन होनी थी, तो चल रही है। आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको देख लीजिएगा और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आप करना शुरू कर दें। डेट आई गई है और पास ही में है, आपके एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोर्स 11 का जो आज का टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड एडवोकेसी इन इंटरवेंशनल प्रैक्टिस। वो ये कह रहे हैं कि पारिवारिक प्रथाओं में परिवार की भागीदारी और वकालत का क्या महत्व है। पारंपरिक प्रथाओं का यहाँ पर हम कह सकते हैं, चाहे पारंपरिक प्रथाएं हो गई, चाहे पारंपरिक रीति रिवाज हो गए या संस्कृति भी कह सकते हैं। और पारंपरिक प्रथाएं जो है उनमें परिवार की क्या भूमिका है और उनकी भागीदारी क्यों जरूरी है। यहाँ पर आपको प्रश्न इस तरीके से आएगा, हमारे बौद्धिक विकलांग व्यक्ति के, ठीक है ना, जीवन में पारंपरिक प्रथाओं में परिवार की भागीदारी की क्या भूमिका है या क्या महत्व है, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ पर पारंपरिक प्रथाएं कौन सी होंगी, बच्चे से संबंधित जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, ठीक है ना, उसके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, उसके जीवन दिनचर्या के लिए जो परिवार में है, उन सभी प्रथाओं में शामिल होना, ठीक है, क्या उसकी भूमिका है और उनकी क्या साझेदारी है, उसके लिए क्या उसकी जो एडवोकेसी है, क्या वकालत है और उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, विकलांग व्यक्तियों की माता पिता और परिवार ने कई भूमिका निभाई है। सही बात है जी, जिस घर में एक विकलांग व्यक्ति है या एक विकलांग बच्चा है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक परिवार को और उसमें रह रहे परिवार के सदस्य को, साथ में पास पड़ोस को भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनको भी गिना जा सकता है। क्योंकि किसी परिवार में एक विकलांग व्यक्ति का होना उस परिवार के लिए इस तरीके से एक निगरानी का कार्य बन जाता है कि उनको अपने समय से निकालकर विशेष समय देना, उसकी विशेष आवश्यकता को पूरा करना, उस पर विशेष ध्यान देना, उसकी विशेष जानकारी रखना, ठीक है, और उसके विशेष उसका जानकारी के साथ साथ उसकी सहायता करना। आप समझ रहे हैं, तभी एक विशेष विकलांग व्यक्ति को विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति कहा गया है। तो कहीं ना कहीं विकलांग व्यक्ति के जीवन में परिवार की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उसके साथ एक शिक्षक से ज्यादा, सहायक से ज्यादा उसके माता पिता उसको जानते हैं, उसकी रुचि, अभिरुचि, क्षमता, उसका स्तर, उसकी आवश्यकता, परेशानियां, उसकी कठिनाइयां, अच्छाइयां, बुराइयां, ठीक है, तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनमें से कुछ अवांछित है और कुछ अनुचित है। अवांछित यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि जरूरत से ज्यादा बच्चे की सहायता करना, जरूरत से ज्यादा बच्चे को पैम्पर करना, उसकी बहुत ज्यादा जहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है तो वहां पर इस चीज को अनुचित भी कहा गया है। क्या कहते हैं, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है कि जब हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो माँ बाप के सामने बच्चा डरता नहीं है किसी शिक्षक, उसको ये रहता है कि मेरे गाइडर हैं, मेरे सपोर्टिव हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, इसलिए टीचर नहीं, और कहीं ना कहीं टीचर भी उनको खुलकर उसको सिखा नहीं पा सकता है, ठीक है, एक गुरु अच्छे से नहीं बन सकता है वहां पर। तो इसलिए भी कहा है उनमें से कुछ अवांछित या अनुचित भी उसको कहा गया है। कुछ आवश्यकता से पैदा हुई है और कुछ उत्सुकता से अपना है। कहीं तो परिवार की जो भूमिका निभाई गई है, कहीं तो उसकी आवश्यकता है कि बच्चे के ध्यान के लिए, उसकी जानकारी के लिए, ठीक है, उसकी सहायता के लिए, सहयोगी के लिए, और कहीं उसको क्या है कि बिना किसी जरूरत के बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ये भूमिकाएं उनके बच्चों की समस्याएं के स्रोत है, यानी कि कह रहे हैं ये भूमिकाएं जो हैं उन बच्चों के समस्याओं के स्रोत, संगठन के सदस्य, सेवा आयोजक, पेशेवरों के निर्णयों के प्राप्तकर्ता, शिक्षार्थी और शिक्षक, राजनीतिक अधिवक्ता, शैक्षिक निर्णय निर्माता और सहयोगी थे। वो ये कह रहे हैं कि ये जो भूमिकाएं हैं वो जो निभाई हैं परिवार के सदस्यों ने, उनको क्या कहा गया है,
इन समस्याओं के स्रोत संगठन के एक अच्छे सदस्य माना गया है, आयोजक पेशेवर एक अच्छे प्रोफेशनल उसको माना गया है, निर्णय लेने के लिए एक अच्छा प्राप्तकर्ता माना गया है, जिससे शिक्षार्थी और शिक्षक के राजनीतिक अभिवक्ता, शैक्षिक निर्णय निर्माता और सहयोग माना गया है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है। अच्छा, भागीदारी में क्या है? भागीदारी में परिवार के समर्थन को परिवार प्रणाली अभिविन्यास के आधार पर परिवार के साथ साझेदारी विकसित की जाती है। उनका मतलब ये है कहने का कि परिवार के समर्थन, यानी कि समर्थन का मतलब सहायता होता है, सभी जानते हैं। परिवार के सहायता को परिवार प्रणाली अभिविन्यास के आधार पर, यानी कि परिवार की जो सहायता है परिवार के आधार पर उसकी एक प्रणाली है, सहायता करने की जो प्रणाली है, कह रहे परिवार के साथ साझेदारी विकसित करती है। क्यों? और पारिवारिक क्षमताओं को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ कार्यान्वित किया जाता है, क्योंकि परिवार की जो साझेदारी है उस साझेदारी को शामिल इसलिए जरूरी है कि बच्चे के साथ क्या किया जाएगा, क्या किया जाना चाहिए, कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, ठीक है, कितनी बार करना है, ये सभी जानना बहुत जरूरी है परिवार और परिवार के सदस्य के लिए, ताकि क्या है उसके मजबूत लक्ष्य और क्षमताओं के लिए उसके साथ साथ कार्यान्वित किया जाए, लागू किया जाए, जिससे ये सभी चीजें उनको पता है। बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों की देखभाल और शिक्षा पर्यवेक्षण में माता पिता केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। कह रहे हैं बौद्धिक विकलांग वाला जो व्यक्ति है उसमें कह रहे हैं उनकी शिक्षा के लिए पर्यवेक्षण, शिक्षा एजुकेशन के लिए और मॉनिटरिंग करने के लिए कह रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्फेक्शन करने के लिए माता पिता जो है उनको एक केंद्र माना गया है, जिसमें क्या है कि महत्वपूर्ण बहुत कड़ी है, जिसमें क्या है ना सबसे ज्यादा माता पिता उनकी देखभाल के लिए कैसे सीख सकते हैं, कब सीख सकते हैं, किस तरह सीखना पसंद है, उनकी अधिगम शैली क्या है, ठीक है ना, उनकी रुचियां क्या है, इन सब के साथ ही हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं। विकलांग बच्चे के पालन पोषण में माता पिता के पैटर्न से संबंधित व्यवसायिक, साहित्य, शोक और संकट की प्रतिक्रियाओं से लेकर स्वीकृति की प्रतिक्रियाओं तक पैटर्न के एक विस्तृत श्रृंखला या विस्तृत स्पेक्ट्रम का वर्णन करता है। उनका मतलब ये है कि विकलांग बच्चे की जो परवरिश है, पेरेंटिंग है, उसमें जो माता पिता है वो पेरेंट से संबंधित है। पैटर्न एक पैटर्न है, उससे संबंधित है। उस पैटर्न में क्या है, बच्चे की फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, ठीक है ना, उसकी हैबिट्स हो गई, ठीक है, उसका सोशल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, सभी चीजों से एक पैटर्न के साथ साथ जिससे कि एक व्यवसाय साहित्य उसके आने वाले भविष्य में व्यवसाय के लिए साहित्य शोक इसलिए मनाया गया है, इसलिए कह रहे हैं साहित्य शोक यहाँ पर क्योंकि साहित्य ने जो है ना माता पिता का शामिल होना जरूरी नहीं माना गया। इजराइल में भी अभी भी जो एजुकेशन है वह माता पिता को इतना मतलब ध्यान नहीं देते हैं, माता पिता की सहयोगी पे या साझेदारी पर वो लोग नहीं मतलब जोर डालते हैं। तो कह रहे हैं साहित्यिक शोक, क्योंकि साहित्य ने इसको शामिल नहीं किया है। कह रहे हैं प्रतिक्रियाओं से लेकर स्वीकृति की प्रतिक्रिया, यानी कि इन सभी प्रतिक्रियाओं से लेकर जो बच्चा करता है उसके शामिल होने के साथ साथ पैटर्न की एक विस्तृत स्पेक्ट्रम का वर्णन करता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया जिसमें बहुत सारी चीजें हो गई। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक समूह, जैसे कि मैंने आपको बताया ना पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंटिंग का यहाँ पर कहा था ये बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के साथ ये था ना प्रतिक्रिया के साथ पैटर्न के साथ वृत्त श्रृंखला है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उसमें क्या होगा पिता के पैटर्न से संबंधित, यानी कि माता पिता के पैटर्न जो उन्होंने बना रखा है बच्चे के साथ काम करने का, उसमें एक विस्तृत स्पेक्ट्रम वर्णन करेगा, जिसमें अभी मैंने बताया आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, उसमें एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम हुआ जिसमें उन बच्चे सीखते हैं। क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा, जैसे जब बच्चे का जन्म हुआ उसने आंखें खोली, अपने वातावरण को देखा, सबसे पहले माता पिता को जाना, माँ को जान रहा है, माँ कैसे बोल रही है, किस प्रकार से उसके हाव भाव है, सुख दुख, वो सब कैसे मैच कर रहा है। एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है उसके पास पेरेंटिंग का, जिस लालन पालन में वो जीवित है, रह रहा है और अपना इन्वायरमेंट में अपने आप जीवन यापन कर रहा है। तो उस चीज की यहाँ पर बात होगी, ठीक है। कह रहे हैं क्योंकि माता पिता को मुकाबला करने वाले लोगों और विकासात्मक
रूप से असक्षम बच्चों को, कह रहे हैं जो माता पिता को क्या है, जो मुकाबला करते हैं उन लोगों के लिए, विकासात्मक रूप से असक्षम बच्चों के लिए किशोरों और विशेष आवश्यकता वाले वयस्कों के रूप में जांचना महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या है ना, एक माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चे को क्या है हर स्टेज पर स्वीकार करेंगे, चाहे वो विकलांग हो, ठीक है, चाहे जिस टाइम बच्चा है वो किशोर अवस्था में है, चाहे गंभीर अवस्था में, चाहे विकलांग अवस्था में, या फिर एक वयस्क विकलांग है, वहां पर भी उनको स्वीकार करते हैं और कह रहे हैं कि किशोर और विशेष आवश्यकता वाले वयस्क के रूप में भी उसको जांचना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो बच्चा बुजुर्ग हो चुका हो, लेकिन उसके माता पिता, अगर बच्चा बुजुर्ग हो जाता है तो माता पिता के साथ साथ उसके भाई बहन हो जाते हैं, वो उसकी पेरेंटिंग करते हैं ना। और कह रहे हैं जिससे माता पिता और परिवार अपनी भागीदारी का महत्व समझ सके। इससे क्या होगा, जो पेरेंट्स होंगे, ठीक है, और हम कह सकते हैं माता पिता या उसके परिवार के जो भी फैमिली के सदस्य होंगे, कह रहे हैं उससे भागीदारी का महत्व समझेंगे कि क्यों जरूरी है, और पूर्ण सहयोग की भावना विकसित हो सकेगी अपने बच्चे के जानने की। अच्छा, अब एडवोकेसी क्या कहती है, बहुत से लोग विकलांगता को एक त्रसदी के रूप में देखते हैं, त्रसदी के रूप में देखते हैं, कहते हैं बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ा भूतकाल है, ये है, इनको बहुत ज्यादा मिथ्या शब्द यूज करते हैं कि क्या है, पुराने जन्म का कर्म है, दोष है, ये है, ऐसा है, वैसा है, बहुत बुरा भला कहा जाता है। तो कुछ माता पिता ऐसे अपने बच्चे को परिवार के जीवन के चक्के सभी चरणों से निरंतर निराशा और दुख का अनुभव करते हैं। इन चीजों की वजह से क्या है ना कि जो माता पिता हैं क्या है, बहुत ज्यादा दुख महसूस करते हैं, उनके साथ समय नहीं दे पाते हैं, अपने परिवार के साथ साथ उनको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक विकलांग बच्चा अपने परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, या उसकी अच्छे से देखभाल नहीं हो पा रही है। हालांकि सिंक्लेयर ने कहा है कि दुख अपने आप में बच्चे की विकलांगता से उत्पन्न नहीं होता है, कि उन्होंने कहा है कि एक परिवार में दुख बच्चे की विकलांगता से उसमें उत्पन्न नहीं हुआ है। कोई बच्चा अगर किसी परिवार में विकलांग है तो उसकी विकलांगता से दुख उत्पन्न नहीं हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप उसको सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है, उसकी डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। डिसेबिलिटी पर्सन फॉल्टी नहीं है, वो उस पेरेंट्स की, उस फैमिली का फॉल्ट है कि वो अच्छी सेवा नहीं प्रदान कर पा रहा है, उसको एक अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहा है, उसको अच्छा प्रशिक्षण नहीं दे पा रहा है, उसको समय नहीं दे पा रहा है माँ, ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा है कि दुख अपने आप में बच्चे की विकलांगता से उत्पन्न नहीं होता है, वो परिवार की समस्या है, ठीक है। कह रहे हैं ऐतिहासिक रूप से इस शब्द में विकलांगता के प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला का वर्णन किया है। इस मतलब कह रहे हैं ऐतिहासिक रूप से इस शब्द में विकलांगता को तो दिव्यांग जन कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी प्रतिक्रियाओं में बहुत कुछ है कि मतलब अगर हम हिस्ट्री इसकी लेकर चलें और अब का रखें तो अब तो डिफरेंट ही नहीं लगा सकते कि हमसे बहुत ज्यादा कहीं आगे जा चुके हैं डिसेबल पर्सन, ठीक है ना। तो कह रहे हैं एक श्रृंखला का वर्णन किया जिससे शारीरिक कार्यों में सुधार के लिए हस्तक्षेप से लेकर, जो कह रहे हैं एक प्रणाली है, एक श्रृंखला है, सबसे कब से ऐतिहासिक से टाइम से और आज मॉडर्न टाइम में देखो, ट्रेंड में देखो तो क्या है, शारीरिक कार्य में सुधार के लिए, बच्चे के शारीरिक कार्य सुधार के लिए उसके हस्तक्षेप से लेकर, इंटरवेंशन से लेकर इंक्लूजन तक, यानी कि आजकल इंक्लूजन का जमाना है, सभी जानते हैं, तब से लेकर, ठीक है ना, समावेशन की प्रक्रियाओं में परिवार साझेदारी की वकालत की गई है। यानी कि एक बहुत बड़ी श्रृंखला से, इतिहास से अगर देखा जाए और अब तक कह रहे हैं जब बच्चे का इंटरवेंशन हुआ है तब से लेकर और उसके समावेशन तक परिवार की बहुत बड़ी सहयोग की वकालत की गई है कि उसका अधिकार है कि बच्चे के सभी कार्य में वो शामिल हो, छात्र के सभी स्कूल कार्य में या प्रशिक्षण में, शिक्षण में क्या है, माता पिता का सहयोग होना जरूरी है। इस चीज की वकालत की गई है और इसके महत्व को भी महत्वपूर्ण माना गया है। इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए अधिक उपाय शामिल हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, कोई एक बच्चा है और उसमें क्या है, उसके पेरेंट्स को भी शामिल करेंगे ताकि वो जान सके, क्या क्या जान सके। सबसे पहले आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, उसमें हम क्या करेंगे, समस्या का पहचान करेंगे, ठीक है ना, समस्या पहचान करेंगे, ठीक है, बच्चे को क्या परेशानी है, क्यों परेशानी आ रही, कैसे परेशानी आ रही, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक टीचर होगा,
ठीक है, या स्पेशल एजुकेटर का इंस्ट्रक्टर हुआ, स्पेशलिस्ट होगा, और यहाँ पर होंगे उसके पेरेंट्स। ठीक है, और ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक, सेंटर हमारा स्टूडेंट है, इधर पेरेंट्स है, इधर टीचर है। टीचर क्वेश्चन करेगा, बच्चे को देखकर उसको असेसमेंट करेगा, और यहाँ पर पेरेंट्स उसकी बात बताएंगे। यहाँ पर भी पेरेंट्स को शामिल किया गया है, क्योंकि हम बच्चे की समस्याओं को देखकर, थोड़ी कुछ देखकर, लेकिन उसके बारे में जानेंगे माता पिता से, इसलिए यहाँ पर शामिल करेंगे। दूसरा कह रहे हैं रिलेट प्रॉब्लम मॉडिफाइबल एंड लिमिटिंग फैक्टर, उसकी समस्याओं के कारक क्या क्या है, उन चीजों को हम पहचानेंगे। ठीक है, क्या कारण रहा है उसका यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हमारे पेरेंट्स हमें सहयोग करेंगे। फिर कह रहे हैं डिफाइन टारगेट प्रॉब्लम्स एंड टारगेट एंड सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मेजर्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन सभी समस्याओं को मापेंगे, मेजरमेंट करेंगे। ठीक है ना, एक अच्छे जो कार्य हैं या जो समस्याएं हैं उनको लक्षित करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, चयन करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य लागू कर देंगे। और प्लान, इम्प्लीमेंट एंड कोऑर्डिनेट इंटरवेंशन, एक अच्छा सा हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे, और यहाँ पर हम उसको इंटरवेंशन लागू कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, असेस इफेक्ट, उसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि हमने यहाँ पर समस्याओं को जाना, ठीक है, यहाँ पर देखा, रिलेट करा, और चीजों से सामान्य से असामान्य से अच्छे और बुरे से, यहाँ पर हमने कुछ चीजें चयन कर ली, और उसके बाद उस समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने कुछ सेवाएं प्रदान करी, और उसका क्या प्रभाव पड़ा। इसमें क्या हुआ, पेरेंट्स से हमने सारी चीजें पता करी, पेरेंट्स के साथ साथ हमने उन चीजों को चुना। इसमें सहयोग पेरेंट्स ने भी दिया, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लागू करने के साथ साथ पेरेंट्स का भी सहयोग रहा, और पेरेंट्स को भी पता है कि हमारे बच्चे के साथ क्या प्रभाव पड़ा। इस तरीके से हम क्या है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हम कहेंगे कि उनका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये था आपका ये टॉपिक, इस के साथ फिनिश होता है। ठीक है, 5 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कोई टॉपिक रह ना जाए। डेट शीट देखी तो ऐसा लगा कि जल्दी से करा दिया जाए, बाकी आपके एग्जाम नजदीक है तो कीजिएगा। जो भी जिसका रह रहा है बहुत ध्यान से, और कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती है दोस्तों।